नमो बुद्धाय दोस्तों। मैं हिमांशु आपके लिए हिंदी पैदागोजी के कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो संभावित है कि ये आगे आने वाले सीटेट एग्जाम में भी ज़रूर आ सकते हैं। तो कृपया इन क्वेश्चनों को रीड करें। और इससे सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, जो भी इस चैनल पर नए हैं कृपया इस चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि मुझे वीडियो का मोटिवेशन मिलता रहे और आगे आने वीडियो समय में और भी अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आता रहूँ। तो चलो मैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। आपके पास पहला क्वेश्चन है, सरसरी तौर पर किसी पाठ को देखकर उसकी विषय वस्तु का पता कर लेना। पहला ऑप्शन आपके पास पढ़ने की कुशलता का अंतिम पड़ाव, दूसरा पढ़ने की निम्न स्थिति को दर्शाता है, तीसरा है पढ़ने की एक महत्वपूर्ण कुशलता है और चौथा है पढ़कर समझने का पहला प्रयास है। तो इसका चौथा ऑप्शन है जो पढ़कर समझने का पहला प्रयास है, ये बिल्कुल सही है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आगे बोल रहे हैं, बच्चों के बोलने सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है या सही है। तो पहला है, आपकी भाषा से इतर भाषाओं को सुनने के लिए मना करना चाहिए। दूसरा है, सभी बच्चों को बोलने एवं सुनना सीखने की गति समान होती है। तीसरा है, बच्चों को प्रारंभ से ही शुद्ध उच्चारण के प्रति सचेत रहना चाहिए। और चौथा है, बच्चों को सुनने और बोलने के अधिक से अधिक अवसर देने चाहिए। हाँ, इसका भी चौथी ऑप्शन सही है, क्योंकि बच्चे स्टार्टिंग में तो सही से नहीं बोल पाते, हकलाते हैं, तुतलाते हैं, तो उनको अवसर देना चाहिए कि नहीं बेटा ये शब्द सही बोलो और फिर से बोलो, तो उनको अवसर देना चाहिए, तभी वो धीमे धीमे सीखते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे बोलता है, भोजपुरी भाषा मोना शा को सा और रा को रा बोलती है, तो इसका सर्वाधिक संभावित कारण है। इसका पहला ऑप्शन हुआ उच्चारणगत त्रुटि, दूसरा है मातृभाषा से प्रेम, और सी है हिंदी भाषा में कठिनता, और चौथा है मातृभाषा का याद। देखिए एक बात समझिएगा, आप अगर ध्यान से देखिए, बहुत से अलग अलग क्या होते हैं कि बच्चे कहीं कहीं किसी एरिया से आते, किसी रूरल एरिया से आते, कुछ अर्बन से आते हैं, तो उनको आप शुद्ध बुलवाएंगे फिर भी उनका जो लहजा है, तरीका है, वो कहीं ना कहीं उनकी देसी लैंग्वेज होती है उससे आ ही जाती है। जैसे हरियाणा का वो थोड़ा आड़ा बोलेगा हर चीज़ को, तो ये सब चीज़ें हैं कि वो आते, तो इसमें उच्चारण की त्रुटि नहीं है, बोल तो वो ठीक ही रहा है। इसका मातृभाषा लगाव या रहा है, या फिर बचपन से ही मातृभाषा का यूज करता रहा, तो इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे पढ़ते हैं कि कक्षा थर्ड की शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक से इतर भिन्न भिन्न प्रकार के बाल साहित्य पढ़ने के लिए प्रोत्साहन करती है, क्योंकि वह चाहती है कि बच्चे तरह तरह की विद्याओं से परिचित हो सकें। दूसरा है, विभिन्न बाल साहित्यकारों के नाम जान सकें, और तीसरा अपनी पाठन क्षमता बढ़ा सकें, और चौथा है बाल साहित्य के प्रकाशनों के बारे में जान सकें। देखिए एक बात समझिए, इसका थर्ड ऑप्शन इसलिए सही है क्योंकि बच्चा कक्षा कितने पढ़ रहा है, थर्ड में पढ़ रहा है। अब थर्ड में पढ़ रहा है तो उसको ये तो नहीं, इतना ज़्यादा निपुण तो है नहीं हिंदी में कि ये भी जानेगा वो भी जानेगा, तो पहला और ये दूसरा और चौथा ये तो बहुत उच्च स्तर की शिक्षा मान लीजिए, यहाँ पे उच्चतम माध्यमिक विद्यालय के लिए चाहिए। लेकिन कक्षा थर्ड का बच्चा है तो थर्ड के बच्चे के लिए आपका थर्ड ऑप्शन, यानी कि अपनी पठन क्षमता को बढ़ा सके, यही सही होगा। देखिए मुझे क्या है, बच्चे के हिसाब से चलना है, आपके हिसाब से नहीं, क्योंकि आपका तो स्तर बहुत बड़ा है, इसलिए हमें से बच्चे के बारे में सोच के ही चलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बोल रहा, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण पक्षों शब्दों की बारीकियों के आलंकन के संदर्भ में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो पहला है शब्दकोशीय शब्द संपदा का ज्ञान, दूसरा है परिभाषाओं को जानना, तीसरा है संदर्भ में व्याकरण समझना, और चौथा है पाठ्य पुस्तकीय व्याकरण के नियम जानना। अब देखो यहाँ पर क्या उच्च प्राथमिक की बात की, तो उच्च प्राथमिक के बारे में इसका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है, संदर्भ के व्याकरण समझना, कि क्या बोल रहा है उसकी व्याकरण का, क्योंकि अब उच्च स्तर की बात की तो बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो बोल रहा है, अपने अपने विद्यार्थियों को एक प्रश्न दिया। क्या बोल रहा है, आपने अपने विद्यार्थियों को एक प्रश्न दिया, घर से विद्यालय आने तक आप रास्ते में जो जो चीज़ें देखते हैं उन्हें लिखिए। आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी दृष्टिबाधित है, यानी कि एक बच्चा क्या है, आंखों से विकलांग है, यहाँ पे अंधा है, जो देख नहीं सकता है, तो आप क्या करेंगे उसके लिए। आपने सबसे पहला ऑप्शन दिया, स्वयं प्रश्न का उत्तर लिख कर देंगी। दूसरा है, उसे इस प्रकार का उत्तर लिखने के लिए मना कर देंगी। और
तीसरा है उससे कहेंगे कि आप अपने सहपाठी से पूछकर लिख लो। चौथा है प्रश्न में उस बच्चे की आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करेंगे। बिल्कुल सही है, हम उसको ना चीटिंग करने देंगे, ना ये कहेंगे ना हम उसके अनुसार अपने प्रश्न का जो है जो पूछना चाह रहे हैं हम उसमें परिवर्तन कर देंगे, क्योंकि वो बच्चा देख नहीं सकता है या वंदित है, किसी तरीके से उसकी त्रुटि है आंखों में, तो हम क्या करें उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन देंगे। तो इसका आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे बोल रहा है उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषीय क्षमताओं को आकलन करने के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। नंबर पहला है आपके पास पाठ के व्याकरण की जांच परख करना। दूसरा है पाठांत प्रश्नों का उत्तर लिखवाना। तीसरा है पाठ की विषय वस्तु को लिखवाना। और चौथा है पाठ में आई कहानी को आगे बढ़वाना। चलिए अब इसके अनुसार तो आपका भी इसमें भी फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, पाठ में आई कहानियों को आगे बढ़वाना। ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना, भाषाई क्षमता को विकास करना है ना, उसके आकलन करना है। तो अब देखते हैं ये बच्चा आगे क्या और लिख सकता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है बच्चे अपने चारों ओर लिखित सामग्री का जितना उपयोग होते देखेंगे उतनी ही लिखित भाषा के प्रति उनकी समझ सहज रूप से बनती चली जाएगी। उपर्युक्त कथन में निहितार्थ अब पहला बोल रहा है बच्चों को अपने इर्द गिर्द विज्ञापन, होर्डिंग्स, कैलेंडर, बाल साहित्य सूचियाँ आदि देखने पढ़ने के अवसर मिलते रहने चाहिए। बी ऑप्शन दे रहा है आपके लिए कि बच्चे की पाठ पुस्तक में बहुत से पाठ होने चाहिए। तीसरा है बच्चों की गृह कार्य में लेखन संबंधी कार्य ही देना चाहिए। और चौथा है बच्चों को श्याम पट पर लिखे हुए तथ्य अपनी कॉपी में लिखने की अधिकृत अवसर देने चाहिए। देखिए अब क्या है, उसने क्या बोला, बच्चे अपने चारों ओर लिखित सामग्री का जितना उपयोग होते देखेंगे उतनी ही लिखित भाषा के प्रति उनकी समझ सहज रूप से बनती चली जाएगी। ठीक है, अब ये बोले उपयुक्त कथन का निहितार्थ है। अब इसके लिए बच्चा कहाँ से डेवलप होगा, वही जाहिर सी बात है कि बच्चे अगर अपने चारों तरफ की बात की तो चारों तरफ वो क्या क्या देखेगा, इर्द गिर्द चलेगा तो विज्ञापन देखेगा, होर्डिंग्स देखेगा और कैलेंडर देखेगा, बाल साहित्य, ये सब चीज़ें ही देखे तो इसी से तो विकास होगा ना। चलिए आपका इसके लिए फर्स्ट ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं। भाषा अर्जन के बारे में कौन सा कथन सही है। सबसे पहला बोल रहा है आपके लिए यह पारिवारिक ही होता है। दूसरा है यह सहज होता है। तीसरा यह कठिन होता है। और चौथा यह विद्यालय में ही होता है। नहीं, देखिए आपके लिए जो भाषा अर्जन यानी कि उसने भाषा को पा लिया है, तो भाषा एक आपने खुद में एक टेक्निक है ना कि बच्चा खुद से ही मतलब बच्चा क्या है, ये बच्चे के अंदर एक गुण होता है कि बच्चा सीखने ही लगता है, कुछ भी चीज़ वो सीखते ही है। अब ऐसे भाषा है तो ये उसकी सहज है। हमेशा भाषा के लिए अर्जन का क्या माने, ये बच्चा खुद सीख से जाता है। तो इसमें क्या है, सहज, इसका सेकंड ऑप्शन सही है बिल्कुल आपका। अगला है निम्नलिखित में से किस स्थिति में आप कहेंगे कि पठन हो रहा है। अब फर्स्ट ऑप्शन है उचित गति एवं प्रवाह। दूसरा है अनुमान के साथ भाव ग्रहण। तीसरा है प्रत्येक शब्द का सही उच्चारण। और फोर्थ ऑप्शन है ध्वनि का उतार चढ़ाव। अब पठन हो रहा है यानी पढ़ रहा है, तो पढ़ कैसे रहा है कि ध्वनि का उतार चढ़ाव ही होगा ना, कि जहाँ पे लंबा स्वर होगा वहाँ पे लंबा स्वर लगाएगा, जहाँ पे छोटा होगा वहाँ पे कम, मतलब वर्णों का उतार चढ़ाव। तो ये आपका ध्वनि का उतार चढ़ाव बिल्कुल आपका ये फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब अगला क्वेश्चन है आपके पास बच्चों की सशक्त लेखन क्षमता का परिचायक है। सबसे पहला ऑप्शन आपके पास अलंकारिक भाषा। दूसरा है सुंदर लिखावट। तीसरा है सशक्त वाक्य विन्यास। और चौथा है मौलिक विचार। तो इसके लिए आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है, सशक्त वाक्य विन्यास। ठीक है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन है आपके पास मुहावरे और लोकोक्तियाँ सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। पहला ऑप्शन आपके पास मुहावरे एवं लोकोक्तियों का निर्माण करना। दूसरा है मुहावरे एवं लोकोक्तियों को सुचिंतित प्रयोग करना। और तीसरा है मुहावरे एवं लोकोक्तियों का अर्थ बताना। चौथा है कोश से मुहावरा एवं लोकोक्तियों का अर्थ देखना। अब इसके लिए तो आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है, मुहावरे एवं लोकोक्तियों को सुचिंतित प्रयोग करना, कि जहाँ पर उनका जैसे कि हम लोग कोई कहावत कहते हैं इस तरीके की, तो वहाँ पे हम लोग मुहावरे मार देते हैं या फिर कोई इस तरीके से होता है। चलिए
आगे बात करता है निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्न बच्चों के भाषागत रचनात्मक का आकलन करने में सर्वाधिक रूप से प्रयुक्त होंगे। पहला ऑप्शन आपके पास बहुविकल्पीय प्रश्न, दूसरा है मुक्त अंत वाले प्रश्न, और तीसरा है एक शब्द के उत्तर वाले प्रश्न, और चौथा है सही कथन का निशान लगाओ वाले प्रश्न। हाँ, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि बच्चे से यही बोला, कुछ पढ़ा दिया था तो पूछ दिया जाता कि हाँ बेटा ये कथन सही है या गलत है, और गलत है क्यों, मतलब ये तो उसका सबसे ज़्यादा सरल यही पड़ता है, तो इसका लिए फोर्थ ऑप्शन सही है। चलिए अब अगला क्वेश्चन है तपस्या हाँ क्या तपस्या 7वीं कक्षा में विभिन्न संदर्भों में पृथ्वी, वसुधा और भूमि शब्दों के प्रयोगों की तरफ बच्चों को ध्यान आकर्षित करती है। ऐसा करने का उसका उद्देश्य है। सबसे पहले जो तपस्या वो बोलती है, पहला ऑप्शन उसने दिया भाषा क्या व्याकरण ज्ञान देना, दूसरा शब्द भंडार का विकास कराना, और तीसरा हिंदी की बारीकियाँ समझाना, और चौथा है पर्यावरण संबंध शब्दों का परिभाषा देना। तो इसके लिए आपका सेकंड ऑप्शन सही है, शब्द भंडार का विकास करवाना, क्योंकि क्यों वो बता रही है कि एक शब्द के और क्या अर्थ हो सकते हैं, तो ये पर्यायवाची मतलब बोल सकते हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चन यूज कर रही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बच्चों में भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित करने में लिए आवश्यक है, नंबर पहला उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी हो, अगला है उन्हें कविताएं याद हों, फिर हो उन्हें मुहावरे याद हों, चौथा वे किसी वक्ता के साथ रहते हो। नहीं, ये सब निरर्थक है, क्योंकि बात छोटे बच्चों की गई है। तो अगर बच्चे का भाषा विकास करनी है, शब्द का विकास करना है, तो जितना से ज़्यादा वो बोलेंगे तो वो क्या है कि उतना अच्छा बोलेंगे। आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे क्या होते बहुत बोलते हैं, तो बहुत बोलते हैं, उनकी निपुणता आती है शब्दों में, फिर स्पष्ट बोलते चले जाते हैं। और कुछ बच्चे शांत शांत रहते हैं, लेकिन अचानक से उनको बोलना पड़ जाए तो लड़खड़ा जाते हैं या फिर हकला जाते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है, शब्दों के विकास के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा बोलें। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं कि अगला बोल रहा है वर्णों की उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो उसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन है शब्द, वर्ण, वर्ण समूह। ये सब चीज़ें गलत हैं। देखिए इसका पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है, शब्द, क्योंकि क्या पूछ रहा है कि वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो। निश्चित अर्थ किससे निकलता है, केवल शब्द से ही तो निकलेगा, तो इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आगे बोल रहा है वे कथन जो आपसी व्यवहार में सामान्य रूप से प्रयुक्त होते हैं उन्हें कहा जाता है। अब आपसी व्यवहार की बात की गई है तो अनौपचारिक कथन, औपचारिक कथन, प्रासंगिक कथन और तर्कसंगत कथन। अब आपसी व्यवहार की बात की गई है तो उन्हें तो हम कहेंगे पहला ही ऑप्शन सही है, अनौपचारिक कथन। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोलेंगे निम्न में से किस पत्रिका का संबंध इलाहाबाद या इलाहाबाद बोल सकते हैं इलाहाबाद से है। तो आपका पहला ऑप्शन है ब्राह्मण, तीसरा हिंदी प्रदीप, और चौथा है समन्वय ऑफ माधुरी। तो इलाहाबाद से बात की गई पत्रिका इलाहाबाद से संबंधित है, तो वो कौन सा है, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, हिंदी प्रदीप। ठीक है, आगे बोल रहा है सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं कौन है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो हर किसी एग्जाम में देखे ही होगा आपने। तो पहला भारतेंदु हरिश्चंद्र बिल्कुल नहीं है, आगे है बालकृष्ण भट्ट, ये भी नहीं है, तीसरा है महावीर प्रसाद द्विवेदी। हाँ बिल्कुल सही है, आपका थर्ड ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिना पढ़ा हुआ अंश वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। बिना पढ़ा हुआ अंश वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो अपठित, अपभ्रंश, मौलिक, अपठनीय। अब आपने देखो कि पठित और अपठित आपके बुक में सिलेबस होता था, तो जब अपठित में क्या आता है, जो आप लोग पढ़े लिखे ना हो, मतलब जो आपने पढ़ा ना हो, जो आपने कभी पढ़ा ना हो, तो इसके लिए होगा। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसके लिए अपठित। आगे बात करता है भाषा शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी संबंधी त्रुटियों का निवारण करना चाहिए। पहला ऑप्शन है आपके पास वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन अभ्यास करवाएं, दूसरा है त्रुटियों को प्रकाश गिनाकर, और तीसरा है वर्तनी के बारे में कुछ बातें बताकर, चौथा है त्रुटियों की उपेक्षा करके। तो इसके लिए पहला ही ऑप्शन मजबूत है कि वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन अभ्यास करवाकर। आगे बोल रहा है रामचरितमानस
में कांड का सही क्रम है। अब ये क्वेश्चन वही कर पाएगा जिसने पढ़ा होगा ये क्वेश्चन, क्योंकि ये सारे कांड मिल जाते हैं लेकिन उनको क्रम से लगाने का है। तो इसमें पहला दिया है कि सुंदरकांड, अयोध्या कांड, बाल कांड, लंका कांड। तो देखो इसका जो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सबसे पहला था आपका बाल कांड, फिर आया था अयोध्या कांड, फिर आया था सुंदरकांड, फिर लंका कांड। तो ये आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे बात करते हैं। वह थोड़ा बीमार है, इस वाक्य में थोड़ा में कौन सा क्रिया विशेषण। हाँ, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, आपको पता ही होगा कि कालवाचक है, क्रिया विशेषण बिल्कुल नहीं है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण बिल्कुल नहीं है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण है बिल्कुल नहीं है। इसमें परिमाण बोल के, परिमाण मतलब एक आप कम ज़्यादा वेट से जो लिया जाता है, जो भाव से बाहर से लिया जाता है, तो कम हुआ, ज़्यादा हुआ, थोड़ा हुआ, बहुत हुआ, ये सब किस में आते हैं, परिमाण में वाचक में आते हैं। इसलिए आपका क्या है, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बात करता है आपकी कि अमृतलाल नगर के किस उपन्यास में गोस्वामी तुलसीदास की जीवनी को आधार बनाया गया है। तो आपका पहला ऑप्शन है बूंद और समुद्र, दूसरा है सुहाग के नूपुर, तीसरा है मानस का हंस, और फिर अमृत और विष। तो आपका इसका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है, मानस का हंस। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन शब्द अमात्रिक है। अमात्रिक की बात करी गई है, तो अब अमात्रक यानी किसी में मात्रा ना हो, तो मात्रा देखो सभी में दिख रहा है। फर्स्ट ऑप्शन में भी दिख रहा है, अमिताभ में भी दिख रहा है, और फोर्थ ऑप्शन में भी दिख रहा है। थर्ड ऑप्शन है जिसमें कोई मात्रा यूज नहीं की गई है, तो आपका ये थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बात करता है, किसी बात पर गूढ़ रहस्य जानने वाला वाक्य के लिए एक शब्द का प्रयोग होगा। तो इसके लिए आपका है मर्मज्ञ, सुभिज्ञ, विद्वान और निगूढ़। तो आपके लिए इसका फर्स्ट ऑप्शन ही सही है, मर्मज्ञ। चलिए आगे बोल रहा है, हे राम तुम कहाँ हो, वाक्य में कौन सा कारक है। हे राम यानी कि अब देखो आपका पता होगा कि इसमें किसको, मतलब किसको, किसके बारे में बता रहा है, किसी को संबोधन कर रहा है ना, संबंध तो बता नहीं रहा, क्या है, संबोधन कर रहा है, किसको पुकार रहा है। तो पुकार के लिए कौन सा आपका हो जाए कारक, इसमें होगा हे राम। ठीक है, थर्ड ऑप्शन सही था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आगे बोल रहा है आपसे कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य है। कक्षा में पहला ऑप्शन है कम से कम 2 भाषाओं में शब्दकोश की आवश्यकता। दूसरा है अधिकाधिक भाषाओं की पुस्तकों की उपलब्धता, ये भी बिल्कुल गलत है। अब तीसरा देखते हैं, तीसरा बोला सभी बच्चों को अपनी अपनी भाषा में बोलने के अवसर की उपलब्धता, और चौथा है भिन्न भिन्न भाषाओं में कहानी, कविता की चार्ट आदि की उपलब्धता। तो इसके लिए थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है कि बच्चे को अपनी भाषा के अनुसार ही उसको बोलने का अवसर देना चाहिए, तभी वो आगे बढ़ सकेगा। आगे बोलता है व्याकरण के ज्ञान का मुख्य उद्देश्य है। पहला बोल रहा है भाषा प्रयोग में अति शुद्धतावादी होना, नहीं। दूसरा बोल रहा है व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषा याद करना, बिल्कुल गलत। अगला बोल रहा है व्याकरणिक तत्वों की सूची बनाना, ये भी नहीं है। अगले आगे बोल रहे हैं भाषा प्रयोग में व्याकरण का ध्यान रखना, हाँ ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं। आगे बोलता है शैक्षिक प्रक्रियाओं के मूल्यांकन के संदर्भ में आप किस कथन से सहमति प्रकट करेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका परीक्षा और फेल हो जाने का डर वास्तव में बच्चों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनकर काम करता है। नहीं, ये नहीं है, क्योंकि बच्चा अगर यही सोच में पड़ा रहेगा तो वो क्या कर पाएगा, आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, और फिर ये नहीं है। आगे बोलते हैं कि बच्चों के पास फेल करना वास्तव में व्यवस्थागत विफलताओं को बच्चों के सिर मढ़ना है। आगे बोलते हैं कक्षा 8 तक विद्यार्थियों को फेल नहीं करने के प्रावधान के कारण देश में शिक्षा का स्तर गिर गया है, ये भी गलत है। आगे बोलते हैं कक्षा 8 तक विद्यार्थियों को फेल ना किए जाने के प्रावधान के कारण ही विद्यार्थी सीख नहीं पा रहे, नहीं ये भी बिल्कुल गलत है। तो इसका आपका सेकंड ऑप्शन है जो बच्चों को पास फेल करना वास्तव में व्यवस्थागत विफलताओं को बच्चों के सिर मढ़ना है। तो इसके लिए आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। आगे बात करता है अनुस्वार एवं अनुनासिका का प्रयोग करके संबंधित त्रुटियों को दूर किया जा सकता है। पहला, अनुस्वार वाले शब्दों की सूची बनवाकर।
दूसरा है स्वयं ही उच्चारण का आदर्श प्रस्तुत करके, तीसरा है अनुनासिक के नियम बता के, और चौथा है छपी सामग्री का समृद्धि वातावरण देकर। इसके लिए आपका जो सेकंड ऑप्शन है बिल्कुल सही है, क्योंकि जब तक हम किसी वर्ड को बोलेंगे नहीं तब तक हम उसकी खूबियों को कैसे जान पाएंगे कि ये क्या है, नासिक है, अनुनासिक है, आयोग बाह्य क्या है, मतलब इसके लिए तो ये आपके लिए सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं। आगे बोल रहा है कि सीखने सिखाने की प्रक्रिया के संदर्भ में आप किस कथन से सहमत हैं। अब देखो, सीखने सिखाने की बात कर रहा है तो इसमें पहला ऑप्शन दिया, बच्चों को किन्हीं आवश्यकताओं को ना सीखने के कारण फेल करके रोकना उचित ही है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। दूसरा है, जो बच्चे पिछली कक्षा में बातें नहीं सीख पाए हैं वे अगली कक्षा में और पिछड़ जाएंगे तथा अतः उन्हें उसी कक्षा में रोक देना चाहिए। ये भी बिल्कुल गलत है। जो बच्चे किसी कक्षा में सीख नहीं पाए हैं उन्हें फेल करके रोकने से भी जरूरी नहीं कि वे सीख जाएंगे। ये भी गलत है। आगे बोल रहा है, एक कक्षा में हम जो सीखते हैं उसके सभी अंश अगली कक्षा के लिए अनिवार्य बुनियाद होते हैं। बिल्कुल सही है। तो इसके लिए आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं। कि बोल रहा है, कक्षा 8 के लिए पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय महत्वपूर्ण है, नंबर पहला विद्यागत विविधता होना, दूसरा है पाठों की संख्या सीमित होना, तीसरा है सभी व्याकरणिक तत्वों का समावेश, और चौथा है प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं। तो इसके लिए आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है, विद्यागत विविधता का होना। चलिए अगले चलते क्वेश्चन की तरफ। आगे बोल रहा है, पाठ्य पुस्तक को आधार बनाकर पूछे जाने वाले प्रश्न। पाठ्य पुस्तक को आधार बनाकर पूछे वाले प्रश्न, नंबर पहला, पाठ की विषय वस्तु का विस्तार करने वाले होने चाहिए। दूसरा है, पाठ में दिए गए तथ्यों पर ही आधारित होने चाहिए। तीसरा है, लिखावट को सुंदर बनाने में सहयोगी होने चाहिए। दूसरा है, स्मरण शक्ति को समृद्धि करने वाले भी होने चाहिए। तो आपका इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। बोल रहा है कि संदर्भ के अनुसार शब्दों के उपयुक्त चयन संबंधित त्रुटियों को दूर करने के लिए सर्वाधिक कारगर तरीका होता है। यह होगा क्या है। नंबर पहला आपको बोल रहा है, विविध शब्दों का वाक्य प्रयोग करवाना। यही सही है। आगे बोल रहा है, व्याकरण की विविध पुस्तकें पढ़वाना। तीसरा है, विविध शब्दों की सूची याद करवाना। चौथा, विविध भाषा प्रयोग की परिचय कराना। नहीं, इसके लिए फर्स्ट ऑप्शन ही आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन आपके पास। श्यामला केवल उन्हीं प्रश्नों के उत्तर लिखती है जो उससे याद किए होते हैं, उसने याद किए होते हैं। इनका कारण हो सकता है कि नंबर पहला, उसकी विचार प्रक्रिया अव्यवस्थित है। दूसरा, उसकी स्मरण शक्ति बहुत तेज है। तीसरा है, उसमें कल्पनाशीलता जैसे गुण का अभाव है। चौथा है, उसकी कक्षा में सभी ऐसा करते नहीं, ऐसा नहीं है। इसके लिए इसका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि वो तभी उन्हीं क्वेश्चनों को लिखती है जो उसमें याद की हो, यानी कि वो कल्पना नहीं कर पाती और क्वेश्चनों के लिए, तो जैसे कि और जो मिलते जुलते क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आगे बोलता है, किस तरह के बच्चों को हिंदी भाषा सीखने में अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। नंबर पहला है, जिनकी मातृभाषा सरल हो। दूसरा है, जिनकी मातृभाषा हिंदी में भिन्न है। तीसरा है, जिनकी मातृभाषा हिंदी के समान है। और चौथा है, जिनकी मातृभाषा मानक हिंदी नहीं है। इसके लिए आपका चलिए सेकंड ऑप्शन सही है। चलिए मैंने आपको सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं, तो आई होप सो कि आपको मेरा वीडियो पसंद भी आया होगा। अब यही है आपसे विनती कि आप इसको शेयर कर दें, लाइक और सब्सक्राइब कर दें प्लीज़, ताकि मुझे और नए आने वाली वीडियो में मोटिवेशन मिले और मैं अच्छा से अच्छा आपकी वीडियो ला सकूँ। चलिए धन्यवाद।